नमस्कार दोस्तों, श्याम क्लास इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों, आज आपकी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पहला मॉडल पेपर लेके आए हैं जो आपके पिछले ईयर में पूछे गए पेपर हैं। लगभग हम आपको 5 या 6 पेपर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के हल कराएंगे, फिर फिटर इलेक्ट्रॉन हर ट्रेड के पेपर हल कराएंगे। जैसे ही वक्त मिलेगा एक दिन में 2-2 3-3 पेपर डालेंगे, तब 10 दिन के भीतर लगभग सारे पेपर डाले जाएंगे। तो दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से ITI को प्रत्येक मॉडल पेपर हल करा देंगे, भले किसी सब्जेक्ट के हो, भले आप किसी ट्रेड से हो। साथ ही आपके इम्प्लॉयमेंट स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के भी मॉडल पेपर हल कराएंगे, यानी लगभग दिन में 2 या 3 मॉडल पेपर डालेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करो। ज़्यादा वक्त खराब नहीं करें, क्योंकि अब यहाँ पर देख लो, आपका ट्रेड थ्योरी का पेपर 3 घंटे का होने वाला है और लगभग 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का रहने वाला है। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन हल करने के लिए हम 5 सेकंड का वक्त जरूर देंगे। तो दोस्तों, साथ के साथ आप क्वेश्चन को हल भी करते जाओ और अपना अनुमान लगा लो कि आपके पेपर में एवरेज कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। साथ इन क्वेश्चनों को नोट कर लो और एग्जाम से पहले इनको तैयार करके जाना। पूरे पेपर यहीं से आने वाला है, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आएगा। हमने पहले ही बोला था, पहले वाले पेपर पूरे यहीं से पूछे गए हैं और आपके सभी पेपर अभी ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एंड इम्प्लॉयमेंट स्किल सभी के पेपर हम कराएंगे और पूरे क्वेश्चन दोस्तों यहीं से पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपका, और तैयार हो जाओ। देखो, पहला क्वेश्चन है, कौन सा सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है कि अमुक चीज को किया जाना चाहिए, यानी किस चीज को, कौन सा सुरक्षा चिन्ह है जो अमुक चीज को किया जाना चाहिए। तो बताओ दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें? बताओ, निषेध चिन्ह आएगा, अनिवार्य चिन्ह आएगा, चेतावनी चिन्ह आएगा या सूचना, यानी जिसको करना अमुक की चीज को किया जाना चाहिए, तो वो होता है अनिवार्य चिन्ह। तो पहले का करेक्ट आंसर आ रहा है बी। ये पूरे क्वेश्चन दोस्तों आपका पहले आया हुआ पेपर है पिछले ईयर में। अगला क्वेश्चन है, लिक्विफाइड गैस द्वारा लगी आग को, यानी लिक्विड द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए किस श्रेणी का अग्निशामक उपकरण अग्निशामक उपयुक्त है, यानी इनमें से कौन सा उपयुक्त है अग्निशामक? तो बताओ, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र है, कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यानी CTC है, या ड्राई पाउडर अग्निशामक है, या हेलान टाइप अग्निशामक। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर आने वाला है डाई पाउडर अग्निशामक, यानी शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है सी। 2 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए जहां सामान्य स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो बताओ, सामान्य उस स्क्रू ड्राइवर का नाम बताइए जो सामान्य स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग नहीं करता है। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो बताओ, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला दोस्तों इलेक्ट्रीशियन पैटर्न स्क्रू ड्राइवर। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला सी। क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में दर्शाए गए यंत्र का नाम बताओ। तो बताओ दोस्तों, ये कौन सा चित्र या चित्र में दर्शाया गया प्लायर कौन सा है? तो दोस्तों, आपको दिख रहा है लगभग लॉन्ग नोच प्लायर, यानी लॉन्ग नोच प्लायर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एल्यूमिनियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बताओ दोस्तों, एल्यूमिनियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर बताओ। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है 13, यानी एल्यूमिनियम एटम में टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर मापन होता है, यानी विभवांतर का मापन दोस्तों किस में होता है? तो दोस्तों, करेक्ट आंसर बताओ। तो विभवांतर का मापन हम वोल्ट मीटर के द्वारा कर सकते हैं। करेक्ट आंसर आ रहा है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध की इकाई होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताओ दोस्तों, क्या होती है प्रतिरोध की इकाई? तो दोस्तों, प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। वोल्ट किसकी होती है? वोल्टेज की वोल्ट होती है। चालक की इकाई क्या होती है? मोह होती है। एम्पेयर किसकी है? धारा की इकाई है। तो आपके चारों ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। वोल्टेज की इकाई वोल्ट ओम। चालक की इकाई मोह है और धारा की एम्पियर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस नियम में स्थिर ताप पर बंद परिपथ में धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच संबंध का वर्णन किया जाता है? बताओ दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ओम का नियम। यानी ओम का नियम क्या है? जब किसी बंद DC परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा वोल्टेज के तो समानुपाती होती है तथा प्रतिरोध के विलोमानुपाती होती है। तो इसका करेक्ट आंसर
डी। अब बल्कि आपका किरचॉफ का वोल्टेज का नियम है, किरचॉफ का दूसरा नियम है धारा का नियम, और आपका जूल का नियम कौन सा है, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यानी जो ऊष्मा का नियम उसे क्या बोलते हैं, जूल का नियम कहते हैं। 8 क्वेश्चन क्लियर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र बताइए, यानी लंबाई एल से अनुप्रस्थ कटाक्ष क्षेत्रफल ए से और प्रतिरोध आर से ज्ञात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला दोस्तों आपका बी, यानी ये क्या है, रो है बराबर, यानी ये चिन्ह किसका है, रो है का है, तो रो है बराबर होता आर ए बटा एल, यानी रो है इस प्रकार दर्शा दे, रो है को किस प्रकार, इस प्रकार सॉरी, यह रो का, फिर आर ए बटा एल, आर यानी प्रतिरोध, एल यानी लंबाई, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है बी, नोवेगा। अगला क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार नीचे दर्शाए गए परिपथ में कौन सा सही विस्तार है। तो दोस्तों बताओ, ये डायग्राम है, तो इन चारों ऑप्शनों में सही कौन सा है, तो दोस्तों जरा सही बताओ, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है सी, यानी 10वें का करेक्ट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 11 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों, हाँ 11 क्वेश्चन 11। निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है, ये सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो रबड़ आपका एच चालक है, एबोनाइट एच चालक, बेकेलाइट एच चालक, तो इसका करेक्ट आंसर है तांबा, यानी सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है तांबा। अगर इसमें श्रेणी के अनुसार पूछे, यानी विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, चांदी, फिर तांबा, फिर सोना, यानी तीसरे नंबर पर आता है आपका सोना, दूसरे नंबर पर आती है तांबा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका निम्न में से कौन सी विद्युत सामग्री कंट्रोलिंग एसोसिएशन वर्गीकरण के तहत है, तो बताओ दोस्तों कौन सी विद्युत सामग्री कंट्रोलिंग एसोसिएशन वर्गीकरण के तहत आती है दोस्तों, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है आपका बी, यानी टू वे स्विच फ्लक्स टाइप 6 एम्पियर 240 एम वोल्टेज 240, तो इसका करेक्ट आंसर आने वाला है बी। अगला क्वेश्चन है MCCB का पूरा नाम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, सॉरी दोस्तों देखो MCB का नाम है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये आपको पूछ रहा है MCCB, तो इसका होगा मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर, तो आपका 13 क्वेश्चन का आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1.5 वोल्ट और 4 AH रेटिंग के 4 सेल बैटरी के समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, तो बैटरी की वोल्टेज रेटिंग बताइए। तो यहाँ पर आपको बैटरी की वोल्टेज रेटिंग करनी है, तो दोस्तों बताओ किस प्रकार आप बैटरी की वोल्टेज रेटिंग निकालोगे। तो दोस्तों आपको पूछ रहा है 1.5 वोल्ट और 8 AH रेटिंग के 4 सेल्स बैटरी के समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो बैटरी का वोल्टेज रेटिंग क्या होगा, तो ध्यान रखना पर सेल वोल्टेज होता है 1.5 वोल्ट, तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ए, यानी 1.5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लिथियम सेल की पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रयुक्त सामग्री है, यानी आपका लिथियम सेल है, तो लिथियम सेल दोस्तों कौन सा होता है, आपका जो द्वितीयक सेल जो आपकी फ़ोन की बैटरी में जो सेल काम में आता है, आपकी फ़ोन की बैटरी होती है वो लिथियम सेल ही होता है, जिसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त सामग्री कौन सी होती है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कार्बन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जब बैटरी को बहुत कम दर पर अर्थात सामान्य दर से 2 से 3% तक लंबे अवधि के लिए चार्ज किया जाता है, तो इस विधि को क्या कहते हैं दोस्तों, तो दोस्तों इस विधि को कहते हैं ट्रिकल चार्जिंग, क्या ट्रिकल चार्जिंग, यानी कम मान की विद्युत द्वारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। अगर इसके जगह आपको पूछ लेता कि जब बैटरी को बहुत तेज दर पर विद्युत द्वारा देकर और बहुत कम समय में बैटरी को चार्ज किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बूस्ट चार्जिंग कहते हैं, यानी कम अधिक मान की विद्युत धारा और कम समय में बैटरी को चार्ज करना क्या कहती है, बूस्ट चार्जिंग। तो अभी आपको पूछा है कि कम मान की विद्युत धारा और 2 से 3% लंबी अवधि देते वो क्या कहते हैं, ट्रिकल चार्जिंग, इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लेड एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण है,
तो बताओ दोस्तों, लेड एसी सेल में बकलिंग दोष का मुख्य कारण क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ओवर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, यानी बैटरी को अधिक मान के विद्युत पर चार्जिंग करना या डिस्चार्जिंग करना बकलिंग दोष का मुख्य कारण है। या आपका पहला ऑप्शन है सेल को लंबी अवधि तक के लिए डिस्चार्ज कंडीशन में रखना, तो इससे आपका कौन सा दोष होता है? तो दोस्तों इससे आपका सेडिमेंटेशन दोष होता है। ठीक है दोस्तों, बल्कि प्लेटों के बीच में शॉर्ट सर्किट होना यह आपका सल्फेशन दोष कहलाता है। सॉरी दोस्तों, सेडिमेंटेशन दोष तो आपका बी से कहलाएगा और सल्फेशन दोष आपका ए से कहलाएगा। और ओ बैटरी पर ओवरलोड होना, तो बैटरी पर ओवरलोड होना तो क्या कहलाता है आपका? जो बैटरी को ओवरलोड पर चार्ज करते हैं तो इसके लिए प्लेटें एंड जाती है, तो ये भी एक दोष होता है। तो आपके 4 दोष होते हैं सेल में, बकलिंग, कोरोजन, सल्फेशन और एक होता है सेडिमेंटेशन। ये 4 दोष होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अगला क्वेश्चन है चित्र में दिखाए गए फ्लक्स, चित्र में दिखाए गए फ्लक्स। दोस्तों एक मिनट रुको, थोड़ा मोटा हो गया मार्कर, हल्का कर ले इसको। ठीक है दोस्तों, हाँ चित्र में, सॉरी यार दोस्तों फिर से गड़बड़ हो गया। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। हाँ दोस्तों अब सही है। अब देखो चित्र में किस प्रकार की फाइल दर्शाई गई है, तो बताओ दोस्तों चित्र में किस प्रकार की फाइल दर्शाई गई है? तो दोस्तों सिंगल कट फाइल, डबल कट फाइल, राफ कट फाइल और कवर कट फाइल। तो दोस्तों बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहने वाला है? तो दोस्तों इसका है लास्ट में कवर कट फाइल, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। क्या है? कवर कट फाइल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फील्ड सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों सरफेस की स्क्वायरनेस की जांच करने के लिए किस यंत्र का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए हमेशा यानी समतलता जांच करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करेंगे, तो इसका करेक्ट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है कुंजी मार्ग और खांचे काटने में किस प्रकार की चीजल का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ दोस्तों कुंजी मार्ग यानी बीच का मार्ग और खांची काटने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है, किस चीजल का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए दोस्तों आप कहती है क्रॉस कट चीजल, यानी क्रॉस कट एक आती है आपकी क्रॉस कट चीजल इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ड्रिलिंग वक्र समाप्त होने पर सॉकेट से ड्रिल को आसानी से निकालने में किसका प्रयोग किया जाता है? यानी आपकी ड्रिलिंग वर्क यानी समाप्त होते ही सॉकेट से ड्रिल को निकालने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं डिफ्ट, यानी डिफ्ट से हमेशा क्या निकाला जाता है? आपकी जो ड्रिल बिट आता है उसको उससे सॉकेट से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक टेप सेट में कितने टेप होते हैं? यानी एक टेप सेट में कितने टेप होते हैं दोस्तों? तो एक टेप सेट में दोस्तों आपके 3 टेप सेट होते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, धातु की पतली चादरों को काटने में किस यंत्र का उपयोग करते हैं? धातु की पतली चादरें काटने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं दोस्तों? तो ये आपका स्टेप इनिप आता है। क्या आता है? स्टेप यानी कैंची की तरह आता, जिससे इन चादरों को काटा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, डायामैग्नेटिक पदार्थ, यानी आपके 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ होते हैं, फेरा, पेरा और डाया। तो इसमें आपको पूछा गया डाया, तो डाया में आएगा आपका बिस्मिथ, यानी एंटीमनी बिस्मिथ जल। ये आपके क्या है? डायामैग्नेटिक पदार्थ है दोस्तों। बल्कि आपके फेराइड और हाँ फेराटाइप और वो होते हैं, तो वो अलग अलग पदार्थ होते हैं। यानी चुंबकीय पदार्थ तीन होता है, फेरा, पेरा और डाया। तो या डाया में आता है एंटीमनी, बिस्मथ और जल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है। तो दोस्तों फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है दोस्तों? तो फ्लक्स घनत्व की इकाई होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर आपको फ्लक्स की पूछे तो फ्लक्स की होती है वेबर। अब इसमें 2 रह गई, एक तो होती है आपकी रिलक्टेंस यानी आर एम, और एक होती है आपकी परमियंस की। तो रिलक्टेंस में क्या होता है? रिलक्टेंस और परमियंस में क्या होता है? यानी इसमें आपका एम्पियर टन प्रति वेबर तो होगी आपकी रिलक्टेंस की, और एम्पियर टन की उसकी
रिलक्टेंस का होगा, बल्कि वेबर प्रति एम्पीयर टर्न होगा आपकी पर मीन्स का मात्रक। ठीक है दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन चालक के विद्युतीय संबंध के साथ समान चुंबकीय शब्द है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो दोस्तों इसका स्थायित्व है, यानी हमेशा चालकता में विद्युतीय संबंध के समान चुंबकीय शब्द है स्थायित्व है। क्या है? स्थायित्व है। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा कम अच्छे से दिखाई नहीं देगा, फिर भी देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एच ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो इसमें एच ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों आपका एच बराबर एम एम एफ प्लस एम यानी मैग्नेटिक मोटिव फोर्स नीचे है लेंथ ऑफ कुल मैग्नेट, यह है दोस्तों आपका इसका करेक्ट आंसर है बी। क्लियर दिखाई नहीं दे रहा सॉरी इसके लिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, आवर्ती व्युत्क्रम जाना जाता है, यानी आवर्ती का व्युत्क्रम जाना जाता है, किस में जाना जाता है दोस्तों? तो उसका है समय अवधि के रूप में। क्या जिसमें जाता है? समय अवधि के रूप में, यानी आवर्ती व्युत्क्रम किसकी होती है? समय अवधि के व्युत्क्रम होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्रतिबाधा जेड बराबर √r² प्लस अक्स एल का स्क्वायर है तो परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए शक्ति गुणांक का सूत्र क्या होगा दोस्तों? तो इसके लिए शक्ति गुणांक होगा आपका प्रतिबाधा को बोल सकते हैं हम R/Z। अगर यही आपकी परमेंस का पुण्य था तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 3 फेज स्टार कनेक्शन में IL और फेज धारा यानी IF PH के बीच संबंध क्या होता है दोस्तों? स्टार की बात करें तो स्टार में धारा और वोल्टेज क्या होता है? तो स्टार में दोस्तों धारा होती है वो लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होती, फेज धारा होती है। यानी स्टार में हमें धारा पूछा है तो इसमें होता है IL बराबर PH, यानी लाइन धारा बराबर फेज धारा बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तांबे के अर्थ इलेक्ट्रॉन प्लेट की मोटाई खालिस्तान से कम नहीं होनी चाहिए, यानी तांबे की पूछ रहा है तो तांबे की अर्थ प्लेट होती है, तांबे की प्लेट की मोटाई होती है 3.15। अगर यहाँ पर आपको GI की पूछ था तो वह आपकी 6.30 mm होती। इस चीज़ का ध्यान रखना, भी तांबे का पूछा, तांबे के लिए यही है करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध को खालिस्तान द्वारा स्वीकार स्तर पर कम किया जा सकता है, यानी अर्थ इलेक्ट्रोड प्रतिरोध खालिस्तान द्वारा स्वीकार स्तर पर द्वारा स्वीकार स्तर तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों 32वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका होगा अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार घटाकर। क्या होगा? अर्थ इलेक्ट्रोड का आकार घटाकर, यानी 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित विद्युत सहायक सामग्री में से कौन सा SSC आवश्यक है अंडर राइट नोट प्रदान करने के लिए? तो दोस्तों तो किसे प्रदान करने के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी ज्वलनशील और आग का खतरा। क्या होता है? ज्वलनशील और आग का सॉरी दोस्तों 33 की बात करें, 33 में आएगा आपका बी, यानी सीलिंग रोज। यानी निम्न में से विद्युत सहायक सामग्री में कौन सी ऐसी आवश्यक है जो अंडर राइट नोट प्रदान करने के लिए होती है? तो इसमें सीलिंग रोज आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आगे PVC चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या है? तो आपके बताओ PVC चैनल सरफेस वायरिंग की मुख्य हानि क्या होगी दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा दोस्तों आपका ज्वलनशील और आग का खतरा। क्या आएगा? ज्वलनशील आग का खतरा आएगा आपके PVC सरफेस पर। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए उन स्थानों पर जहां धूप और बारिश का खतरा रहता है? तो बताओ दोस्तों कौन सी तारों की प्रणाली का उपयोग नहीं करना चाहिए जहां पर धूप और बारिश का खतरा रहे? तो दोस्तों वहां हमेशा आप कभी भी बेटर वायरिंग का प्रयोग मत करना। ठीक है दोस्तों, तो करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कंडक्ट पाइप को मोड़ते वक्त कंडक्ट की न्यूनतम झुकने की त्रिज्या होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों इसमें न्यूनतम झुकने की त्रिज्या क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों उसकी न्यूनतम झुकने की त्रिज्या होगी 7.5 सेमी। तो करेक्ट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वायरिंग तारों में इस्तेमाल गैर धातु कंडक्ट पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए? तो वायरिंग तारों में इस्तेमाल गैर धातु कंडक्ट पाइप व्यास में किस न्यूनतम आकार का होना चाहिए दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों 15 mm। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, IE यानी ISI नियमों के अनुसार
नियम के अनुसार किसी भी तारों की स्थापना के समय करंट रेशियो अधिक से अधिक होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अधिक से अधिक कितना होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें दे रहेगा फुल लोड करंट का 1/5 होना चाहिए। ये दोस्तों एसी के लिए 1/5000। अगर ये आपको डीसी के लिए होता तो वह 1/3000 होता फुल लोड करंट का लीकेज करंट। एसी में 1/5000 होता है और डीसी में 1/3000 होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में लोड यानी उत्पादन साइज के रूप में जाना जाता है। तो बताओ उत्पादन कौन सा लोड साइज के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा माध्यमिक पक्ष। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 kV 240 120 वोल्ट एकल चरण ट्रांसफार्मर में करंट की गणना लो वोल्टेज साइड में होती है। तो बताओ लो वोल्टेज साइड में कितनी होगी? तो दोस्तों लो वोल्टेज साइड में करंट की गणना 8.33 एम्पीयर होगी, यानी उसका 33% वोल्टेज का ये भाग होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक विधि जो ठंडा करने के लिए आमतौर पर अपनाई जाती है, 100 kV तक के कम क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मर के लिए बताओ कौन सी अपनाई जाती है दोस्तों? यानी 100 kV तक के ट्रांसफार्मर के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाएगी? अभी आपकी प्रणाली अलग अलग होती है। तो 100 kV तक के लिए हमेशा में प्राकृतिक हवा क्षेत्रण विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा तरीका ट्रांसफार्मर के समूह में 3 चरण ट्रांसफार्मर 3 फेज कार्य कनेक्शन के लिए सब स्टेशन पर ट्रांसमिशन लाइन के अंत में होता है? तो बताओ दोस्तों कौन सा है, यानी 3 फेज ट्रांसफार्मर जिसमें कार्यरत कनेक्शन सब स्टेशन ट्रांसमिशन लाइन के अंत में किया जाता है? तो वह हमेशा दोस्तों स्टार प्राइमरी डेल्टा के माध्यम से किया जाता है। यानी प्राइमरी वाइंडिंग में होती है स्टार और वो होती है डेल्टा, यानी सब स्टेशन पर लिए जाने के लिए हमेशा ये लाइन काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 43 नंबर, माध्यमिक पक्ष में एकल चरण ट्रांसफार्मर का ईएमएफ समीकरण हो क्या है? तो बताओ दोस्तों एकल ट्रांसफार्मर में इसका ईएमएफ समीकरण क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला दोस्तों डी, यानी 4.44 Fn2 वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एमीटर एकीकृत प्रकार के उपकरण के अंतर्गत होता है? तो बताओ दोस्तों निम्न में से कौन सा मीटर एकीकृत प्रकार के उपकरण के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है ऊर्जा मीटर होता है, वो एकीकृत प्रकार के ऊर्जा मीटर में आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपकरण में स्प्रिंग नियंत्रण के लिए खालिस्तान सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। यानी स्प्रिंग के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग करते हैं? तो स्प्रिंग के लिए दोस्तों हम फास्फोरस ब्रोंज नामक सामग्री का उपयोग करते थे। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई होती है। तो बताओ दोस्तों यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई क्या होगी? तो दोस्तों यंत्र की संवेदनशीलता की इकाई होती है ओम प्रति वोल्ट। इसका करेक्ट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है, जो एक करंट ट्रांसफार्मर यानी सीटी का एम्पलीफिकेशन है, यानी सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर का एम्पलीफिकेशन है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है टोंग परीक्षण। यानी हमें इसमें पूछा है कि हम करंट की गणना कौन से मीटर से करते हैं, तो हम उसे टोंग टेस्ट यानी क्लिप ऑन टेस्ट से जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएमएमसी प्रकार मीटर उसी सिद्धांत पर काम करता है जिस पर निम्न में से एक उपकरण काम करता है। तो बताओ पीएमएमसी प्रकार के मीटर पर एक कौन सा उपकरण है जो उसी सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है आपकी डीसी मोटर। यानी डीसी मोटर फेडे की विद्युत चुंबकीय खिंचाव बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। उसी पर आपका परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। यानी पीएमएमसी की फुल फॉर्म होती है परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकर्षण प्रकार एमआई उपयंत्र का विक्षेपक बल, यानी प्रतिकर्षण प्रकार एमआई उपकरण का विक्षेपक बल खालिस्तान के समानुपाती होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर आएगा स्क्वायर ऑफ करंट। क्या आएगा? स्क्वायर ऑफ करंट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट रजिस्टर में प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो बताओ दोस्तों इसमें कौन सा पदार्थ है जो शंट रजिस्टर में प्रयुक्त पदार्थ काम में लेते हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नीन। यानी हमेशा एमिटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम शंट रेजिस्टेंस के रूप में मैग्नीन नामक धातु काम में लेते हैं। तो दोस्तों आपके 50 क्वेश्चन करेक्ट हो चुके हैं। अब आप इसी प्रकार लगभग 50-50 क्वेश्चनों के 5 या 7 जो भी हम मॉडल पेपर हल कराते हैं इलेक्ट्रिशियन के लिए, तो आप हमारे साथ बने रहो। तो इसी का आपको एग्जाम में पूरा प्रॉफिट मिलेगा। आप प्रत्येक क्वेश्चन को नोट करो और एग्जाम आते आते इनको क्लियर करो, फिर एग्जाम में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। तो दोस्तों आपका अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।